एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 को लेकर, जिसका नाम है न्यायपालिका। आज हम आपको इस चैप्टर के सभी एक्सप्लेनेशन पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी पॉइंट को आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए इस पूरे चैप्टर को हम एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं। न्यायपालिका जो है वो क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आज इसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि हमारे संविधान जो है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसका एक स्तंभ न्यायपालिका भी है और इसके जो बाकी के 2 स्तंभ है उसे हम कार्यपालिका और विधायिका कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है कि न्यायपालिका है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा है। आपके घर, परिवार, आस पड़ोस, जिला, गवार जो भी हैं, उसमें जितने भी प्रकार के जो विवाद होते हैं उसे निपटाने का काम जो है वो न्यायपालिका करता है, इसीलिए इसे पंच के रूप में देखा जाता है। देखिए, अब ऐसा है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। जो हमारा न्यायपालिका है, जो हमारा अदालत है, उसमें आप ये नहीं देखा जाता है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं। आपके लिए वहाँ पे न्यायपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि आप किसी प्रकार से गुनाहों में संलिप्त हैं तो वहाँ पे आपको सजा मिलेगी, और यदि आप बेकसूर हैं तो आपको न्यायालय से जजेज जो हैं वो बिल्कुल आपके फैसले आपके हित में करेंगे। अगला पॉइंट है, न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होता है। और अगला पॉइंट है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाने की भी सख्त हिदायत मिली होती है। न्यायाधीश जो होता है, जिसे हम जज कहते हैं, वो बिना भय, बिना भेदभाव से अपना कार्य कर सके। देखिए, जो जज होते हैं, जो कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं, वो किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं कर सकते, वो भेदभाव नहीं कर सकते। उन्हें बिल्कुल आज़ादी है कि वो बिल्कुल सही तरीके से स्वतंत्र रूप से मतलब कि जो विवाद है उसका जांच करे और फिर जैसा उसका उत्तर है वो उसे सुनाए। आइए अब इसके हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है न्यायपालिका की स्थापना। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका की स्थापना कब हुई, तो आप कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1937 को न्यायपालिका की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर मॉरिस गवेयर थे। उस समय ब्रिटिश का राज था हमारे ऊपर, इसलिए वहाँ पे न्यायालय को दिया गया था। भारत की आज़ादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 फरवरी 1950 को दिल्ली में किया गया था, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। उसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना। अब मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका कार्य कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद होता है उच्च न्यायालय। अब आपको मैं बता दूं कि एक देश में सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ही दिया हुआ है। उच्च न्यायालय हमारे यहाँ टोटल 24 है। उसके बाद जिला न्यायालय भी है, प्रत्येक जिले में होता है। पूरे देश के अंदर यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसका जो न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर किसी राज्य में अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसके लिए उच्च न्यायालय है। इसके अलावा हर एक जिले में भी एक जिला न्यायालय होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रत्येक जिला में पाया जाता है। तो ये मैं एक पिरामिड की तरह आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि सबसे ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय नंबर 1 पर आता है, फिर उच्च न्यायालय नंबर 2 पे आता है, और फिर जिला न्यायालय जो वो नंबर 3 पे आता है। तो आइए हम इसके अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, फ्रीडम ऑफ, ये जो न्यायालय है जहाँ पे आपके समस्याओं का समाधान होता है, उसकी जो फ्रीडम है वो क्या है। तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य 2 अंग जो है विधायिका और कार्यपालिका,
वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उन्हें कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वो अपना कार्य सही ढंग से और निष्पक्ष रूप से न कर सके। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमारे जो संविधान है वो 3 स्तंभों पे चल रहा है, जिसमें एक विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है। तो इन दोनों को सख्त हिदायत दिया जाता है कि आप न्यायपालिका के काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार का बाधा नहीं बनेंगे, जिससे न्यायपालिका को अपने काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो सके। दूसरा पॉइंट कहता है संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। इसके साथ साथ उस मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। अगर जजेज बिकना शुरू हो गए, न्यायालय के न्यायाधीश बिकना शुरू हो गए, तो कभी भी हमें ठीक तरीके से केस का फैसला नहीं मिल पाएगा। आइए हम इसके अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(1) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीशों तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 8 रखी गई है। ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश मौजूद होते हैं, जजेज मौजूद होते हैं, उनकी संख्या के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मतलब कि जो जजेस की संख्या होती है वो भी एक लिमिट के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी वहाँ पे जजेस बना दे, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। अब इसके अगले पॉइंट में कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन एक शर्त निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। जो सीनेटर होते हैं, जो संसद होते हैं, उनका काम है कि न्यायाधीशों की संख्या, उनका अधिकार, न्यायाधीशों का पैसा जो वेतन के रूप में मिलता है उसे तय करें। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कुल संख्या 31 कर दी गई है। अभी जो वर्तमान में अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 31 है। ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 है। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये अधिकार क्षेत्र होता है सांसदों का, जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसके अंदर में आता है। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यायाधीश क्या है? देखिए, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप किसी भी कानून के बारे में नहीं जानोगे तो आप वहाँ पे कैसे आप फैसला ले पाओगे? आपको न्यायाधीश बनने के लिए निश्चित करना होगा कि या तो आप वकील हो, या वकालत में आपका अनुभव हो, या फिर कानून के बारे में आपको ज्ञान है। इसका निश्चित कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं और विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया भी जा सकता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर रहता है। देखिए, अगर किसी गड़बड़ी को पाए जाने पर न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का काम संसदों का है। जो सीनेटर होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुन के भेजती है, वही कानून बनाते भी हैं और कानून चलाने वाले लोगों को सही तरीके से देखभाल भी करते हैं। और यदि न्यायाधीश सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उनके पद से हटाने का काम भी इन्हीं सांसदों का होता है। आइए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया से प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है, मतलब खंडन भी हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, हमारे सांसद, हमारे नेता अपने हिसाब से हमारे न्यायालय को चलाना चाहते हैं, जिसमें कई बार हमारे कानून को तोड़ा जाता है, लेकिन वो किसी के आंखों में दिखता नहीं है। हमारे संविधान को तोड़ा जाता है नेताओं के द्वारा, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाए। किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार खंडित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बनी रहे। ये थी न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ बातें। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
तो आइए अब इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहला तो है कि महाभियोग लगा दो, अयोग्यता का आरोप लगा दो, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दो और दोनों सदनों से बहुमत के बाद इन्हें हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या है वो भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे महाभियोग लगाया था। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, जिसे हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसका गठन कब हुआ था। तो अगर हाई कोर्ट की बात करें तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 और 232 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखिए उच्च न्यायालय में क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक जो हाई कोर्ट होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर अनुच्छेद के हिसाब से 216 के तहत नियुक्त करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती। देखिए जैसे हाई कोर्ट में अगर आप न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो वो परमानेंट नहीं होता, उन्हें निश्चित नहीं होते। उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24 है। अभी के समय अगर भारत में हाई कोर्ट की बात की जाए तो 24 हाई कोर्ट्स हैं अभी मौजूदा हालत में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। यदि आप हाई कोर्ट में अगर जज बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए। तो सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब है लॉयर समझते हैं, वकील, या फिर वह राष्ट्रपति के दृष्टि में एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की नज़र में वो एक विधिवेत्ता हो। ये सारे पॉइंट्स चाहिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के योग्यता के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है। यदि उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अगर किसी जज को अगर चुन लिया गया तो उनको कितने समय तक काम दिया जाता है, कितने समय तक वो काम कर सकते हैं। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। 65 ईयर्स तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर के बाद वो उस पद से हट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके क्षेत्र अधिकार में क्या क्या है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आता है। अब आइए हम मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई जो होती है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। यह अधिकार उस संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों को एक एम्पायर या फिर निर्णायक की भूमिका देता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसका सुनवाई जो है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, उसमें आपको अपने लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं होती। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में ले सकता है। उच्च न्यायालय को भी रिट जारी कर सकता है और इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। ये सब है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार, मतलब इनका अधिकार है इन सब चीज़ों पे। अब विशेषाधिकार क्या होता है वो जान लीजिए। किसी भारतीय अदालत में दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील सुनवाई हो सकती है। विशेषाधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट के पास। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य संसाधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1979 से 80 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीश ने उन मामले में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोगों को आसानी से अदालत की सेवाएं नहीं प्राप्त होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर याचिका दायर करने की इजाज़त देती है। ये सब विशेषाधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास जो उन्होंने भारत के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए किया है। अपीलीय क्या होता है, देखिए दीवानी या फौजदारी या संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों पर अपील सुनना ही अपीलीय होता है। अपीलीय में अब देखिए दीवानी, फौजदारी ये क्या होता है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके ऊपर अगर आपका कमेंट आएगा तो हम इसके ऊपर स्पेशल एक लंबी वीडियो बना के आपको उस पूरे को अच्छे से समझाएंगे कि दीवानी और फौजदारी क्या होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है सलाहकारी क्या है। देखिए सलाहकारी जनहित के मामलों में तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना सलाहकारी कहलाता है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको इन मामलों में सलाह देना ही सलाहकारी कहलाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम क्या है, वो काम क्या करता है, तो इसके फैसले सभी अदालत को मानने होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भाई कह दिया उसका मान सभी अदालत करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा कोर्ट है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है। जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह भेजा जा सकता है, या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। आपका भारत के अंदर किसी भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो तो इसके अंदर वो शक्ति है कि उस फैसले को या उस मामले को अपने अदालत में मंगवा सकता है। ये पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय के भिजवा सकता है। मतलब देखिए ऑल पावर जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है और इनके हाथें ज़्यादा बांधी नहीं गई है। इनके अंदर काफ़ी ऐसे जजेज हैं जो अपने दिमाग के अनुसार अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो न्यायालय के कार्य के रूप में किए जाते हैं। उच्च न्यायालय का क्या कार्य है। जो हाई कोर्ट है उसका क्या कार्य है, तो निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ अदालतों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। देखिए ये था उच्च न्यायालय के कार्य। ये जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ये उनके अंदर के कार्य हैं जो वो अपने अंदर संभालते हैं। अगला है जिला अदालत का कार्य। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डीसी होता है, जो आपके जिले में पाया जाता है, उसका क्या काम है, तो जिले में जो दायर मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई करता है, निचली अदालतों में फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों को फैसला भी देता है। ये था जिला कोर्ट का काम। जिला के अंदर जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनका काम है ये। नेक्स्ट है सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। देखिए न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा होता है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। जैसे वायु, ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच, चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए था। सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे की शक्तियों के क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। ये सब कुछ बातें हैं जो नकारात्मक पहलू मानी जाती है हमारे सक्रिय न्यायपालिका का। इन पॉइंटों को आप ध्यान से समझिए कि क्या होता है कि जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक ये काम अच्छे से नहीं हो सकता। तो देखिए जो ये हमारे स्तंभ हैं, हमारे संविधान के जो स्तंभ है तीन, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, इन तीनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। अब ये क्या है, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी कानून को संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है संघीय संबंध, जैसे केंद्र राज्य के संबंध के मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानून और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा भी करती है। अब इसके बाद है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। मैंने ये पहले ही बताया कि मौलिक अधिकार जो है हमारे, उनके रक्षा करने का दायित्व भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है और न्यायालय के पास है। तो न्यायालय कोई सा भी हो, वो डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर राज्य का हाई कोर्ट हो या देश का सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी के पास ये राइट्स है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के परेशानी को न आने दे। इसके अलावा आपके अगले पॉइंट में कहता है न्यायपालिका और संसद, जो सेनेटर हैं उनके बीच और न्यायपालिका के बीच क्या संबंध है। तो देखिए भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग की एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमारे जो सरकार होती है, जिस समय भारत में जो भी सरकार हो, उनका न्यायपालिका के साथ हमेशा अनबन बनी ही रहती है, टकराव होता ही रहता है। जब भी कोई बातों पर न्यायपालिका आदेश देती है तो उस पर ये लोग बहुत उछल कूद करना शुरू कर देते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। संपत्ति का अधिकार इसका दूसरा पॉइंट है। संसद के विभाजन और संशोधित करने की शक्ति के संबंध में भी न्यायपालिका और संसद के बीच में होता रहता है। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, निवारण नजरबंदी कानून को सीमित नहीं किया जा सकता, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, इन सभी पर न्यायपालिका और संसद के बीच
हमेशा बातें छिड़ती रहती है। नेक्स्ट है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। देखिए, संविधान एक मूलभूत ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा किसी भी मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। देखिए, संशोधन करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी कानून को ही खत्म कर दे या कोई नया कानून बना दे, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा है कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कह रहा है न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा है कि कोई भी मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के यही सब निर्णय थे। देखिए, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो थे वो मैंने आप सभी को बता दिया है। हर एक पॉइंट्स को आपको समझने में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको इन सभी पॉइंट्सों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा कमेंट किए जाने के बाद मैं उस स्पेशल पार्ट का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे वो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, जो भी आप देख रहे हैं न्यायपालिका के बारे में, और पसंद आ रही है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आगे के वीडियो में मैं आप सभी से मिलूंगा। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।